वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है, साथ ही साथ आप बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ और इलेक्ट्रिक करंट का डिटेल से स्टडी किए थे, जिसमें आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत सारा प्यार मिला। उसके लिए सभी स्टूडेंट को थैंक्स। और जो स्टूडेंट इस चैनल में नए हैं, चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो में लाइक कर दीजिए। तो पिछले क्लास में लास्ट जो कंटेंट देखे थे हम लोग, वो इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन देखे थे। उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक करंट में फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन का डिटेल से स्टडी किए थे। तो यहाँ पर एक पॉइंट आता है, भाई इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट का तो एसआई यूनिट 1 एम्पियर होता है। आप लोग को बता भी चुके थे कि इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, हमारा एम्पियर होता है। तो भाई यहाँ पर मीनिंग ऑफ 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर का मीनिंग क्या होगा। ये एक बहुत ही यानी कि कहा जाए तो अच्छा पॉइंट है कि मीनिंग ऑफ 1 एम्पियर, 1 एम्पियर का एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो समझिए, यहाँ पर ये मान लीजिए कंडक्टर है। तो इस कंडक्टर में एक पार्टिकुलर पॉइंट ले लीजिए, जैसे कि देखिए यहाँ पर हमने रेड मार्क कर दिया है। ये एक पार्टिकुलर पॉइंट है, रेड मार्क दिखाई दे रहा है ना मेरे भाई। तो ये एक हमारा पार्टिकुलर पॉइंट है। तो इस पार्टिकुलर पॉइंट का एक यूनिट एरिया ले लीजिए। इस पार्टिकुलर पॉइंट का क्या ले लीजिए, यूनिट एरिया ले लीजिए। ले लिए होंगे। उसके बाद इस यूनिट एरिया में, पार्टिकुलर पॉइंट के यूनिट एरिया में 1 कूलम चार्ज अगर 1 सेकंड में फ्लो होता है, 1 कूलम चार्ज फ्लो इन 1 सेकंड, दैट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, 1 एम्पियर कहेंगे। मेरा बस समझ रहे हैं यहाँ बातों को। तो इसका डेफिनेशन क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है, यूनिट पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन 1 कूलम चार्ज फ्लो इन 1 सेकंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर। इज कॉल्ड 1 एम्पियर। मतलब I इक्वल्स टू क्या होता है, एक्चुअली में करंट का इक्वेशन I इक्वल्स टू क्या होता है, Q/T होता है। यही होगा हमारा। तो मतलब क्या कर रहा है, 1 कूलम इन 1 सेकंड, 1 कूलम इन 1 सेकंड, दैट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। मतलब कि 1 कूलम चार्ज अगर 1 कूलम चार्ज अगर 1 सेकंड में फ्लो होता है, 1 कूलम चार्ज फ्लो इन 1 सेकंड, दैट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। ये हमारा फर्स्ट डेफिनेशन है 1 एम्पियर का। अब एक सेकंड डेफिनेशन भी 1 एम्पियर का होता है। ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है, समझिएगा। यहाँ पे 2 स्ट्रेट वायर ले लीजिएगा, ठीक है। दोनों को पैरेलल रख दीजिएगा, मतलब कि वायर 1 और वायर 2 को एक दूसरे के 1 वायर पैरेलल टू 2 वायर, दोनों वायर को क्या कर दीजिए, पैरेलल रख दीजिए। साथ ही साथ बीच का डिस्टेंस आपको कितना रखना है, 1 मीटर रखना है। बीच का डिस्टेंस कितना रखना है आपको, 1 मीटर रखना। अब सबसे मजेदार बात यहाँ पर क्या है, ध्यान दीजिएगा कि दोनों वायर में, मैंने बोथ वायर में सेम अमाउंट ऑफ करंट अप्लाई कीजिए। दोनों में, इसमें भी सेम जितना करंट अप्लाई कीजिएगा, इसमें भी उतना ही करंट अप्लाई कीजिएगा। बीच का सेपरेशन कितना है, 1 मीटर है। तो जब भी कोई वायर में करंट अप्लाई करते हैं तो हमारे वायर के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होता है। और इसमें आप लोग को मैं पिछले क्लास में बता चुका हूं कि अगर 2 पैरेलल वायर है और करंट का डायरेक्शन सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिपल्सिव नेचर का होता है, और करंट का डायरेक्शन अगर अपोजिट होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेचर होगा अट्रैक्टिव नेचर का होगा। तो अब यहाँ समझिएगा यहाँ पर कि दोनों में करंट का क्या है, डायरेक्शन सेम है। तो इस वायर में जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बना है, ध्यान दीजिएगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल्सिव करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड जस्ट इसका अपोजिट होगा, अट्रैक्टिव करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या है, रिपल्सिव नेचर का है। तो दोनों में करंट का वैल्यू को हाई करते जाइए, हाई करते जाइए, हाई करते जाइए। एक समय ऐसा कंडीशन आएगा कि दोनों के बीच का रिपल्सिव फोर्स जो होगा 2 × 10⁻⁷ न्यूटन आएगा। इतना रिपल्सिव फोर्स पर मीटर आएगा, क्योंकि सेपरेशन हमारा 1 मीटर का है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिपल्सिव फोर्स इतना न्यूटन का आएगा। तो उस समय वायर में जो करंट होगा, बोलता है उस समय, दैट टाइम करंट प्रेजेंट इन वायर, दैट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। दैट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। मतलब कि सिंपल भाषा में देखा जाए तो डेफिनेशन क्या है मेरे भाई, 2 वायर कीप्ड इन 1 मीटर सेपरेशन and both wire apply same current, both wire apply same current, then electric wire produce electric field, and this electric field is repulsive nature, then repulsive force will be
2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter of separation, that time wire present current is called 1 ampere। तो ये हमारा एक सेकंड डेफिनेशन है 1 एम्पियर का। तो आपको मैंने दो डेफिनेशन बताया, एक बताया जो सिंपल डेफिनेशन है 1 कूलम चार्ज फ्लो इन 1 सेकंड दैट इज कॉल्ड 1 एम्पियर, और सेकंड डेफिनेशन मैंने बताया 2 वायर placed in parallel and separation between to 1 meter and both wire apply same amount of current, then wire produced electric field around the electric current produced electric field around the wire, this electric field is repulsive nature। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रिपल्सिव नेचर का होगा। साथ ही साथ क्या कहता है, the repulsive force between the wire is 2 into 10 to the power minus 7 Newton, that time wire present current is called, वायर में जो करंट प्रेजेंट हो दैट टाइम वायर प्रेजेंट करंट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। ये एक मॉडर्न डेफिनेशन है हमारा 1 एम्पियर का। तो ये हो गया मेरे भाई 1 एम्पियर का मीनिंग। अब इसके बाद आता है मेरे भाई हाउ मच इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 एम्पियर। तो एक इलेक्ट्रॉन में यानी 1 एम्पियर में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा। तो बड़ा ही सिंपल फंडा है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि वी नो दैट Q इक्वल्स टू एनी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा चुके हैं, और Q इक्वल्स टू आई टी, आई स्टैंड फॉर करंट, T स्टैंड फॉर टाइम। अभी हम लोगों ने देखा है यहाँ पर, देख लीजिए यहाँ पर I इक्वल्स टू Q बाई टी। तो दोनों जो चार्ज होगा, ये दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि एक ही टाइम पे कैलकुलेट किया गया है। तो N इक्वल्स टू आई टी, तो N इक्वल्स टू आई टी बाई ई। अब यहाँ पे देखिए करंट जब 1 एम्पियर होगा, कल हाउ मच इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 एम्पियर, 1 एम्पियर में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो टाइम को भी 1 सेकंड ले लीजिए, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है, चार्ज मैग्नीट्यूड, इसलिए यहाँ पे माइनस नहीं लगाना है, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड वैल्यू ले रहे हैं। तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन के आधार पर यहाँ पर आप क्या कीजिए, वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो n हमारा रह गया यहाँ पर, उसके बाद I का वैल्यू 1 एम्पियर, T का वैल्यू 1 सेकंड, और चार्ज का वैल्यू इलेक्ट्रॉन 1 एलिमेंट्री चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का क्या होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इसको जब सॉल्व कीजिएगा मेरे भाई, तो ये पॉइंट हटेगा तो 10 आएगा, यहाँ से एक 10 लीजिए तो 100/16 होगा, और ये 19 हो जाएगा 10 का पावर 18। इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 आ जाएगा, ठीक है। रिजल्ट क्या आ जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। तो 1 एम्पियर में 1 सेकंड में, 1 एम्पियर में 1 सेकंड में 18 इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, और पर मीटर कितना रिपल्सिव फोर्स लगता है 1 एम्पियर में, तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन का रिपल्सिव फोर्स लगता है बिटवीन द वायर। यदि दोनों वायर पैरेलली है और दोनों के बीच का सेपरेशन 1 मीटर का है, तब हमारा फोर्स का वैल्यू क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स का वैल्यू 2.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन पर मीटर, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकंड 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये क्वेश्चन बड़ी पूछता है मेरे भाई एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, नहीं तो खिंचवा जाइएगा मुंह में, अगर याद नहीं रहेगा डाटा टॉप याद कर लीजिएगा, पार लग जाएगा क्वेश्चन हमारा, ठीक है। उसके बाद है हमारा अगला पॉइंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कितने टाइप्स का होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली आपका 2 ही टाइप्स का होता है, एक होता है डायरेक्ट करंट जिसको हम लोग क्या कहते हैं डीसी, और एक होता है अल्टरनेटिंग करंट जिसको कहते हैं हम लोग एसी, ठीक है। तो डायरेक्ट करंट क्या होता है समझिए यहाँ पर। डायरेक्ट करंट तो जनरली जो डायरेक्ट करंट होता है बैटरी से जो या सेल से जो करंट मिलता है, जिसका हमारा मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है एक सर्टेन टाइम पीरियड्स के लिए, मैग्नीट्यूड हमारा हर फिक्स टाइम इंटरवल पे चेंज नहीं करता है, तो वैसा करंट को हम लोग क्या कहते हैं डायरेक्ट करंट कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन हो सकता है दोस करंट हैविंग मैग्नीट्यूड डज नॉट चेंज एंड फिक्स एट द फिक्स टाइम इंटरवल इज कॉल्ड डीसी और डायरेक्ट करंट। तो ध्यान दीजिएगा, दोस करंट हैविंग मैग्नीट्यूड रिमेन्स अनचेंज एट फिक्स टाइम इंटरवल, एक फिक्स टाइम इंटरवल पर इसका मैग्नीट्यूड कभी बदलता ही नहीं है, तो इस टाइप का करंट्स को हम लोग क्या कहते हैं डीसी करंट कहते हैं। डीसी करंट का सोर्स आपका सेल एंड बैटरीज हो सकता है, क्योंकि ये हमारा डीसी करंट का रिसोर्सेस होता है, ठीक है। और डीसी करंट का सबसे मजेदार बात आपको बता देना चाहता हूं, इसका पीएफ जिसको हम लोग कहते हैं पावर फैक्टर, वो 1 होता है। इसका पावर फैक्टर कितना होता है हमारा डीसी करंट का 1 होता है, याद रखिएगा। तो हमारा डीसी का ग्राफ अगर देखिए या डीसी करंट आपका टाइम एक्सिस का क्या हो जाएगा पैरेलली जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड बदल
नहीं रहा है तो इस टाइप्स का करंट को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट करंट या डीसी कहते हैं। इसके बाद आता है मेरे भाई अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, एक फिक्स टाइम इंटरवल पे इसका मैग्नीट्यूड्स बदलता है, जो उसका वैल्यू होता है वोल्टेज का या करंट्स का, वो वैल्यू हमारा क्या होता है, बदलता है। तो इस टाइप का करंट को हम लोग क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ग्राफ में समझिए पहले, यहाँ पर डेफिनेशन बाद में देखेंगे। देखिए यहाँ पर इस टाइम, ये हमारा टाइम एक्सिस है, ध्यान दीजिए ग्राफ में ये हमारा क्या है, एक टाइम एक्सिस है। तो यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड्स देखिए ये लेंथ है, यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड्स क्या है, एक ये लेंथ है, यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड्स क्या है, ये लेंथ है। तो हर एक टाइम इंटरवल पर, फिक्स टाइम इंटरवल पर, ठीक है, उसका एक गैप आ रहा है। तो हर ईच एंड एवरी सेकंड अपना क्या कर रहा है, मैग्नीट्यूड्स को क्या कर रहा है, बदल रहा है। और एक फिक्स साइकिल के बाद वो क्या कर रहा है, रिपीटेड मोड में आ रहा है। यहाँ से देखिए साइकिल के बाद फिर से इस चीज को क्या कर रहा है, वो रिपीट कर रहा है। और इसका डायरेक्शन भी बदल रहा है, ठीक है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। ये हमारा हाइट मैग्नीट्यूड होगा, यहाँ पे डायरेक्शन देखिए ये है, तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या है हमारा, ये है। डायरेक्शन भी क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो चेंज कर रहा है, तो इस टाइप का करंट को क्या कहेंगे, अल्टरनेटिंग करंट या क्या कहेंगे हम लोग, एसी कहेंगे मेरे भाई। तो डेफिनेशन क्या हो सकता है, दोज करंट हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज एट फिक्स्ड टाइम इंटरवल एंड रिपीट अगेन दिस सीक्वेंस, दिस टाइप ऑफ करंट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट और एसी। तो क्या होगा देखिए, दोज करंट हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज एट फिक्स टाइम इंटरवल इज नॉन एज अल्टरनेटिंग करंट और एसी। अब इसके बाद भाई इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चाहे वो डायरेक्ट करंट हो चाहे अल्टरनेटिंग करंट हो, इफेक्ट तो भैया दोनों में होबे करता है। तो क्या क्या इफेक्ट होता है, पहले इफेक्टों को समझिए। 6 टाइप्स ऑफ हमको इफेक्ट देखने को खास करके बेसिकली मिलता है इलेक्ट्रिक करंट का। फर्स्ट है हीटिंग इफेक्ट, सेकंड है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट, थर्ड है हमारा लाइटनिंग इफेक्ट, फोर्थ है हमारा केमिकल इफेक्ट, फिफ्थ है हमारा गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट और सिक्स है हमारा रे इफेक्ट। अब ध्यान दीजिएगा हीटिंग इफेक्ट के बारे में, थोड़ा सा फंडामेंटल आप लोग को समझा देते हैं, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, जब कोई हाईली रेजिस्टिव वायर में करंट पास करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को रोकेगा। तो इलेक्ट्रॉन जब आगे जा नहीं पाएगा, तो जैसे नहीं कहते हैं, मान लीजिए अब भीड़ में जा रहे हैं, मेला देखने गए हैं, बात को समझिए, ठीक है, मेला देखने गए हैं, अब पूरा भीड़ रहता है, पूरा भीड़ रहता है तो क्या करता है आदमी एक दूसरे को धक्का मुक्की, ले बेटा ले, धक्का दे रहा है, कस करके दे रहा है ना, धक्का देता है तो क्या होता है, बेचारा का मान लीजिए कोई कमजोर आदमी होगा तो साला वो धक्का खा करके उसका पीठ बोमाट जैसा फूल जाएगा। कभी कभी क्या करता है पुलिस लोग, दे फराठी, साला आगे नहीं बढ़ता है, नहीं बढ़ रहा है, ले दो फराठी, साला पिठुआ हो जाता है लाल रे भाई, ठीक है। तो क्या हो गया, लाल हो गया तो गर्म हो गया, जहाँ मार खाइएगा चाहे धक्का मार मारिए, देखिएगा आप चुके देखिएगा बड़ा गर्म लगता है, लहरन टाइप से होता है ना, हाँ फील किया कि नहीं कभी? अरे भैया एक बार तो हम फील किए थे कहा बोले यार, मेला देखने गए थे, साला ऐसे भीड़ था, आगे तरफ नहीं जा रहा था, पुलिस वहां करके साला बजा दिया, पीछे वाला झुक गया, हमारा पीठ में लग गया, अरे साला का हो गया बोलते हैं, ठीक है। तो बाद में छू के देखना तो लहर रहा है, गर्मी भी महसूस हो रहा है, मतलब हीट इफेक्ट निकला। मतलब अगर करंट को मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अगर कंडक्टर में रोकेगा तो कंडक्टर को दे मुट का मारता है वो, ठीक है, कस करके फाइटे मारता है, ठीक है। तो मारने के कारण क्या होता है, कंडक्टर हो जाता है गर्म और उससे हमारा हीट प्रोड्यूस्ड होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट कहते हैं, याद रखिएगा। तो हीटिंग इफेक्ट का यूज कहाँ करते हैं, हीटर में करते हैं, गीजर में करते हैं, इमर्सन रड में करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, हीटिंग इफेक्ट का एग्जाम्पल है। इलेक्ट्रिक आयरन में करते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन करते हैं, प्रेस मार करके एकदम मस्त क्रीज काट बनाते हैं, जैसे कि प्याज कट जाएगा वैसा, स्टीम डाल करके, जैसे कि स्टार्च उस्टाच डाल करके एकदम मिस्त्री मारता है तो लगेगा जैसे कॉटन कपड़ा में से कि सला क्रीचुआ में से प्याजो कट जाएगा, ऐसा लगता है, एकदम मस्त क्रीज बनाता है। तो जो हीटिंग इफेक्ट का जो आयरन का इस्तेमाल करके जो प्याज काटने जैसा क्रीज बनाते हैं, वो भी हमारा हीटिंग इफेक्ट का एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रिक आयरन का, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक आयरन हमारा बेस्ट एग्जाम्पल है हीटिंग इफेक्ट का। अब ठंडा के दिन में पानी गर्म कर देते हैं, ठंडा पानी से नहाइएगा तो क्या होगा, ठंडा लग जाएगा, तो उसके लिए साला बचने के लिए गर्म पानी से नहा लेते हैं यार, ठीक है, स्टीम वाटर, ठीक है। हम लोग तो भैया क्या लकड़ी का चूल्हा में गर्म करते थे पहले, ठीक है, गांव में रहते थे, तो ठीक है, अब तो थोड़ा शहर में आ गए हैं तो थोड़ा इस्तेमाल कर लेते हैं कभी कभार, ठीक है। तो हमारा क्या इमर्सन रड भी हमारा हीटिंग इफेक्ट का बेस्ट एग्जाम्पल है। उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट, आपको बताते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट का एग्जाम्पल। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपका इलेक्ट्रिक डोरबेल है, ट्रांसफार्मर है, मोटर है, जनरेटर है, ठीक है। मतलब कि किसी
वायर में अगर करंट पास करते हैं तो उसके चारों ओर अगर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होता है, इसी इफेक्ट को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। और इसी मैग्नेटिक इफेक्ट से घर का आपका मोटरो चलता है, समरसेबल हुआ, अगर नहीं रहेगा ना मैग्नेटिक इफेक्ट तो पानी खींचते रहिएगा, कुआं से गड़गड़ गिरनी लगा के गड़गड़ 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 खींचते रहिएगा। अभी तो भैया समरसेबल आ गया, मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट का आ गया, तो मट देनी, बटन दबाए, स्विच ऐसे करके पुच देनी उनकी, जाके टंकी भर गया, उसका नल खोल करके आप यूज कर ले रहे। तो हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट का धन्यवाद कहिए, ठीक है, जिसके कारण से आप अभी आपका जिंदगी थोड़ा सा इजी हो गया, नहीं तो गिरनी लगा करके पानी खींचते रहते, गड़गड़ा करके चलट्ठा चला रहते होते, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है हमारा क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट का एग्जाम्पल। मतलब सिंपल सा भाषा में देखा जाए तो मैग्नेटिक इफेक्ट का बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे डोरबेल है, मोटर है, जनरेटर है, जैसे कि लाइट आ गया, नहीं तो डिबरी का युग में रहते हैं, जैसे डिबरी लेकर के नहीं होता है, एगो कौन सा मूवी आया था अक्षय कुमार का, जिसमें नहीं तो वो फायर फ्लाई को यूज करके जमा करके लाइट रोशनी करता था, याद है ना, कौन सा मूवी था यार, भुला रहे, ठीक है, बड़ा ही मस्त मूवी था, ठीक है, वो गांव के बारे में था, तो लोग फायर फ्लाई को जमा करके लाइट ही करता था। फायर फ्लाई जानता है ना, जिसको हम लोग ठेठ गाँव देहात में भूख जुगनी कहते हैं। तो अगर लाइट नहीं रहता ना तो उसी आदिम मानव के युग में रहते हैं। धन्य बनाइए मैग्नेटिक इफेक्ट का कि जनरेटर बना, जैसे एकदम डीजल भर के स्टार्ट कर लिए तो आ गया करंट, अब मस्त एकदम उजाला में रहते हैं, लैंप का युग चला गया, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट का ही हमारा कहानी है मेरे भाई। उसके बाद लाइटनिंग इफेक्ट, ये लाइटनिंग इफेक्ट जो है ये बल्ब है, बल्ब जो होता है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब, थॉमस अल्वा एडिसन, याद है ना, थॉमस अल्वा एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन किया था, तो ये हमारा लाइटनिंग इफेक्ट है। तो देखिए लाइटनिंग इफेक्ट क्या होता है, जब किसी हाईली रेजिस्टिव वायर में करंट को फ्लो करते हैं तो वो गर्म होने लगता है, और गर्म होने के बाद वो हीट जो है लाइट को में प्रोड्यूस ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। इसी इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, लाइटनिंग इफेक्ट कहते हैं। मतलब सबसे पहले करंट जाएगा रेजिस्टिव वायर में तो वो हीट प्रोड्यूस करेगा, और वो हीट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, जब हाईली बहुत ज्यादा हीट हो जाएगा, जैसे कि अंगारा सबको देखे ना, लकड़ी का चारकोल को जलाइएगा तो अंगरा बनता है, अंगरा बनने का जो पूरा एकदम लाल दहकता हुआ एकदम रेड हॉट हो जाता है, तो देखिएगा उसके आसपास में लाइट उजाला हो जाता है। तो क्या करता है, हीट को लाइट में कन्वर्ट कर देता है, और उसी इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, लाइटनिंग इफेक्ट कहते हैं। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक बल्ब, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट होता है ना, वो टंगस्टन का बना होता है, और ये टंगस्टन मैंने कि हीट को लाइट में कन्वर्ट करने के लिए बड़ा ही मजेदार, मैंने कि क्या बोलेंगे, मेटल है ये हमारा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है हमारा कि जो ये हीट, जो टोटल हीट बनाता है ना इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है, मात्र 5 से 10%, 5 से 10% ही वो लाइट में कन्वर्ट कर पाता है। मतलब इलेक्ट्रिक बल्ब जो है ना, लाइटनिंग इफेक्ट से ज्यादा हीटिंग इफेक्ट का एग्जाम्पल है। इसीलिए हम लोग जब हॉस्टल में रहते थे ना मेरे भाई, पीला वाला बल्ब हुआ, एक सेट कपड़ा था भाई उस समय, ठीक है ना, कपड़ा नहीं था, मजाक नहीं बता रहे, सच्चाई बता रहे, ठीक है। तो क्या करते थे, रात को गंदा हो जाता था ना ड्रेस, तो साला रात को धो लेते थे, बल्ब बीच में डाल करके कपड़ा को सुखा लेते थे, ठीक है। लाइटनिंग के साथ साथ हीटिंग इफेक्ट का एग्जाम्पल, एक दिन का हुआ वैसा पेंट में चल गया, ठीक है, बड़ा तकलीफ हो गया था, साला एक ट्राउजर था ऐसे सुखा दिए, तो साला ज्यादा सूख गया, ज्यादा हीट हो गया, कपड़ा साला जल गया, ठीक है। और एक तरीके बोल रहे साला हीटिंग इफेक्ट में तो बड़का गड़बड़ हो गया हमारा उस दिन, ठीक है, तो घाटा भी हुआ था उस दिन, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, लाइटनिंग इफेक्ट का एग्जाम्पल। इलेक्ट्रिक बल्ब याद रखिएगा, कि करंट से लाइट जनरेट करने का फेनोमेना को क्या कहते हैं, लाइटनिंग इफेक्ट कहते हैं। अब केमिकल इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट का बेस्ट एग्जाम्पल सेल और बैटरी है। मतलब क्या होता है, केमिकल से इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करना, या इलेक्ट्रिक करंट से इलेक्ट्रोलाइट को क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस करना। जैसे कि H2SO4, H2SO4 में अगर आप करंट अप्लाई कीजिएगा तो ये H+ आयन और SO4 2- आयन में क्या होता है, टूट जाता है। H+ आयन और SO4 -2 आयन में टूट जाता है अपने रेडिकल्स में, पॉजिटिव रेडिकल्स और नेगेटिव रेडिकल्स में क्या कर जाता है, ब्रेक हो जाता है। इस फेनोमेना को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस फेनोमेना कहते हैं। और इसी फेनोमेना से ही सबसे पहले हमारा बोल्टिक सेल का निर्माण वोल्टा ने किया था, एंडरसन वोल्टा ने किया था। उन्हीं को सम्मान देने के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट रखा गया, आपको बताया भी था, ठीक है, 1800 AD में, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहला केमिकल इफेक्ट का यूज करके क्या था, केमिकल से इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट किया था। तो मतलब कि हम लोग उसको हम रिवर्स फेनोमेना भी कर सकते हैं, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल हमारा क्या हो सकता है, सेल और बैटरी हो सकता है। उसके बाद गैस आयनाइजेशन इफेक्ट, ये बड़ा ही मजेदार चीज है मेरे भाई। अब तो ट्यूबलाइट का जमाना चल गया जब से LED आ गया,
CFL का जमाना चल गया, आजकल तो लगता है कि उसको म्यूजियम में रख देना चाहिए, कोई डिवाइस भी हुआ करता था तो बच्चा लोग भूल जाएगा कि CFL और ट्यूबलाइट भी कुछ हो डिवाइस था इलेक्ट्रिक का, ठीक है। मार्केट से खत्म होने के कगार पे आ गया जब से LED आ गया, उसको तो लगता है कि म्यूजियम में रख देना चाहिए कि बच्चा देखेगा कि हाँ गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट कई सब डिवाइस है। उसमें क्या करते थे बता दे रहे हैं, ठीक है ना। एक कांच का होलो सिलिंड्रिकल ट्यूब लंबा सा लेते थे और उसके अंदर फिलामेंट डाल देते थे, फिलामेंट के ऊपर बेरियम ऑक्साइड का लेयर डाल देते थे और अंदर में आर्गन गैस और मरकरी वेपर गैस डाल देते थे, मरकरी वेपर गैस डाल देते थे। और जब हाई वोल्टेज अप्लाई करते थे अंदर का जो मरकरी वेपर गैस है वो आयन में कन्वर्ट होने लगता था। कौन तो लोग लगता था क्या कि ट्यूबलाइट में इधर का फिलामेंट और इधर का फिलामेंट तार से जुड़ा हुआ है? नहीं रे भाई, तार से जुड़ल नहीं था। जो इधर एक फिलामेंट इधर एक फिलामेंट है, बीच में जो होता है ना कोई तार नहीं था, जुड़ा हुआ नहीं था ट्यूबलाइट में। अगर सोच रहे होंगे कि जुड़ल रहेगा तो नहीं, समझ लेना नहीं जुड़ल रहता है। तो जैसे ही हाई वोल्टेज करंट देते हैं ना तो बीच में जो हमारा मरकरी वेपर गैस है, ठीक है, वो हमारा आयनाइज्ड हो जाता है और आयनाइज्ड होने का तो एक प्लस और माइनस का पोलैरिटी का एक चेन बना देता है और इस इंड को इस इंड से क्या कर देता है, कनेक्ट कर देता है और ट्यूबलाइट जलने लगता है। इसी फेनोमेना में CFL भी चलता था, LED नहीं चलता इस फेनोमेना में मेरे भाई, ठीक है। तो बेस्ट एग्जांपल हमारा जो है गैस आयनाइजेशन इफेक्ट का ट्यूबलाइट, जिसको हम लोग फ्लोरेसेंट ट्यूब कहते हैं, और CFL जिसको कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप कहते हैं, ये बेस्ट एग्जांपल है हमारा गैस आयनाइजेशन इफेक्ट का। उसके बाद नेक्स्ट इफेक्ट जो 6 नंबर का है वो हमारा रे इफेक्ट है। रे इफेक्ट जो होता है ना मेरे भाई, ये जो है एट्रेंडम खोजा गया इफेक्ट है। मैंने कि विलियम कोनार्ड रूंडजेन जो है ना कुछ दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और दूसरा एक्सपेरिमेंट करते करते रे इफेक्ट निकल गया। हुआ क्या था कि रूंडजेन ने एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था ट्यूब में, ठीक है ना, वैक्यूम ट्यूब में, ठीक है। तो उसी समय जब वो क्या किया कि एक वैक्यूम ट्यूब में एनोड प्लेट और कैथोड प्लेट को एस्टेब्लिश करके वो क्या किया, करंट को दिया, तो इलेक्ट्रॉन जो है कैथोड से निकल करके जब एंटी कैथोड प्लेट यानी एनोड प्लेट पर टकराया, मतलब कि एक वैक्यूम ट्यूब है इस टाइप का, ठीक है, इस टाइप का ट्यूब है हमारा, ठीक है, और यहाँ पर इधर पर एनोड प्लेट दिया और इधर हमारा कैथोड प्लेट दिया और दोनों को हमारा क्या कर दिया, पोलैरिटी से कनेक्ट करके जब इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई किया तो कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन निकला वो इलेक्ट्रॉन आगे ट्रेवल होने लगा टुवर्ड्स द एनोड, ठीक है। और एनोड पे जब स्ट्राइक किया, मैंने एनोड को हम लोग एंटी कैथोड भी कह सकते हैं, एनोड को क्या कह सकते हैं हम लोग, एंटी कैथोड भी कह सकते हैं। और जब ये एनोड पर स्ट्राइक किया तो एक रे जनरेट हुआ। तो उसका जो एक्सपेरिमेंट था ना, उस एक्सपेरिमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो उन्होंने एक्स रे लिख दिया। ये फालतू किरण है, जाओ हटा दो इसको साला यहाँ से, ठीक है। तो उसको फालतू किरण करके हटा दिया। बाद में पता चला साला इसको बहुत बड़ा यूज है रे भाई, ठीक है, इतना बड़ा यूज है कि कुछ में मत करो। और बाद में इसका यूजेस बहुत निकला, तो इसी को हम लोग क्या कर दिया, बाद में उसको रे इफेक्ट का नाम दे दिया गया, इसलिए एक्स रे कहते हैं इसको, ठीक है, एक्स रे फालतू, ठीक है, गलत है, गुना चिन्ह मार करके उसको साइड कर दिया था उस समय, ठीक है। लेकिन बाद में इसका बहुत जबरदस्त यूज हुआ। तो इन्वेंटर कौन हो गया, विलियम कोनार्ड रूंडजेन। और इसी से चलता है आपका एक्सरे मशीन, जेरोक्स मशीन, स्कैनर मशीन। आजकल तो बारकोड स्कैन करते हैं ऐसे करके, अब पैसा पेमेंट करते हैं ना ऑनलाइन, तो उसमें भी हमारा एक रे निकलता है और उसी से हमारा स्कैन करता है वो, और स्कैन करने के बाद हमारा बारकोड से उसको एक्सेस कर लेता है, हम पेमेंट करते हैं तो पहुंच जाता है दूसरा जगह पर, ठीक है। तो ये सब जो भी एग्जांपल्स है हमारा, जैसे एक्सरे मशीन है, जैसे टूटा हुआ हड्डी रहता है, हड्डी मान लीजिए कहीं एक्सीडेंट कर गया, कोई साला हाथ टूट गया, इसे लूला हो गया, ठीक है, तो डॉक्टर कैसे जानेगा कि कौन जगह का हड्डी टूटा है, स्क्रू मारना है कि इसको सिंपल प्लास्टर करना। तो एक्सरे कर लिया भाई, तुमको प्लास्टर करना है, नहीं तुमको स्क्रू लगाना है, लोहा का प्लेट लगाना है, सबसे बहुत खतरनाक होता है भाई लोहा का प्लेट, ठीक है। तो ये जो देखने के लिए हमारा रे इफेक्ट का इस्तेमाल एक्सरे का किया जाता है। तो ये था मेरे भाई इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपका 6 है। फर्स्ट है हमारा हीटिंग इफेक्ट, सेकंड है मैग्नेटिक इफेक्ट, थर्ड है हमारा लाइटनिंग इफेक्ट, और फोर्थ है हमारा केमिकल इफेक्ट, फिफ्थ है हमारा गैस आयनाइजेशन इफेक्ट, और सिक्स है हमारा रे इफेक्ट। रे इफेक्ट हमारा क्या है, एक्सरे प्रोड्यूस होता है, जिसका हम लोग एक्सरे मशीन में करते हैं, मेडिकल साइंस में खास करके करते हैं, जेरोक्स मशीन में भी करते हैं और स्कैनर में भी करते हैं। आजकल तो हर पॉकेट में ये चीज आ गया है, जो कैम स्कैनर लेकर के आप बारकोड को स्कैन करते हैं। तो यही है हमारा मेरे भाई एक्सरे का फेनोमेना, मतलब रे इफेक्ट का फेनोमेना है। तो ये था मेरे भाई डिटेल से 1 एम्पियर का डिफिनेशन और इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय संविधान।